हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट के दो चैप्टर हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं आज, जो कि बात करेगा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। अब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज क्या है, तो आपको वर्ड समझ में आ रहा है यहाँ पे। अकाउंट्स मतलब काफी कुछ वैसी चीजें होंगी यहाँ पे, काफी सारी वैसी बातें होंगी यहाँ पे जो आप अपने अकाउंट्स में देखते हो। जब आपने अकाउंटिंग वगैरह करी है तो उसके अंदर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टर्म्स यूज किए हैं आपने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज किया है आपने, एक्रूअल कॉन्सेप्ट यूज किया है, डबल एंट्री यूज किया। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी की चर्चा एक्ट के अंदर किस हिसाब से दी गई है उसको हमने देखना है इस पूरे सेक्शन के अंदर। इस पूरे सेक्शन में हमारे पास 11 सेक्शंस है, मतलब इस पूरे एरिया में, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 11 सेक्शन है, जो कि शुरू होगा 128 से और चलेगा 138 तक। ठीक है, तो 128 से लेके 138 तक का ये सेक्शन है जो हमें यहाँ पे कवर करना है इस चैप्टर के अंदर। कुल 11 सेक्शंस होंगे। ऑब्वियसली पार्ट पार्ट में सेक्शन चलेगा, अनलेस अदरवाइज कोई बहुत बड़ा सेक्शन आ जाए या फिर कोई छोटा आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे छोटे सेक्शन ही है हमारे पास, जो कि एक पार्ट में हो सकता है दो सेक्शन भी कवर हो, बट अदरवाइज एक पार्ट में एक सेक्शन इजिली कवर हो जाएगा। फिलहाल इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सेक्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 128, 128 की बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, ये फिलहाल मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं रह जाता, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। हम सीधा सीधा आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में बताने के लिए कुछ खास नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है कि भैया एक एजीएम नाम की चीज होती है, और इस एजीएम के अंदर जो कंपनी होती है, या कह लो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो जो भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो ले डाउन करते हैं उस एजीएम के अंदर, मतलब डिस्क्लोज करते हैं, कहीं ना कहीं मेंबर्स को बताते हैं कि हमने पूरे साल में क्या क्या कारनामे किए और किस किस तरीके से किए हैं। और मेंबर्स को इस बारे में प्रॉपरली पता लगे कि भैया सारे जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं एक्ट के, वो प्रॉपरली फॉलो हुए नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सही से बनाई गई है नहीं बनाई गई, उसके लिए ये प्रोसेस होता है हमारा। अब उसी के अंदर एक टर्म यूज हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या कह लो सिंपली टर्म्स में, कि अकाउंटिंग जो की है हमारे कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उस अकाउंटिंग के अंदर कोई भूल चूक तो नहीं है, उससे रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं जिसको कि कंप्लाई करना है एज पर कंपनी एक्ट 2013, उसकी बात करता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है ना। तो ये चैप्टर के अंदर जो पहला सेक्शन हमारे पास आता है वो है 128, जो की बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईटीसी टू बी केप्ट बाय कंपनी। की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कौन कौन से अकाउंट्स वो बनाती है, किस किस तरीके से बनाएगी, कहां रखने की जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग यहाँ पे कुछ ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं 128 के अंदर। ठीक है, तो 128 हम देखने वाले हैं। अब 128 को शुरू करने से पहले इन्होंने बहुत प्यारा यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है। कहीं ना कहीं पूरे सेक्शन को ये चार्ट अपने आप में बता जाता है, लेकिन ये इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, एक बस टिप्स टाइप सी चीजें हैं, बट इन डेप्थ जो इसके अंदर चर्चा है वो काफी सारी ऐसी भी हैं जो कि आपको अलग से देखनी है, जिसके लिए हम प्रोविजंस को पढ़ेंगे अभी। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कि कंपनी को क्या बनाना है। तो जी कंपनी को बनाना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन चीजों को प्रिपेयर करना है, इनके रिकॉर्ड बेसिकली मेंटेन करने हैं। अब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर बेसिकली क्या है, तो बुक्स एंड पेपर जो है ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक कुछ वाउचर्स वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो चीजें भी इंक्लूड होती है बुक्स एंड पेपर्स के अंदर। ठीक है ना। तो बुक्स एंड पेपर जो है ये ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आता है, एंड अलॉन्ग विद दैट अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चीजें भी इसके अंदर आती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इसके अगले सेक्शन में 129 में डीपली, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बना होता है। वैसे प्रैक्टिकली आपको पता है कि भैया पीएनएल बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट बनती है, नोट्स वगैरह बनते हैं। इन जनरल लेमन लैंग्वेज में आपको ये चीजें पता है। ठीक है जी, बन गई। बनने के बाद क्या होगा, इसको कहां रखा जाएगा, तो इसको रखा जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, या फिर किसी और प्लेस में भी रखा जा सकता है, लेकिन वो विद इन इंडिया होना चाहिए। और वो प्लेस डिसाइड कौन करेगा, तो उसको डिसाइड करने की पावर दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। मतलब कि बोर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो शर्त बस यही है कि वो विद इन इंडिया होनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और शर्त आती है कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होंगे, मतलब कि कोई भी डायरेक्टर्स इनका इंस्पेक्शन कर सकता है। ओनली डायरेक्टर्स की बात हो रही है, और कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगा। बट डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली बिजनेस आवर्स के दौरान वो जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इनको कितने सालों तक प्रिजर्व किया जाएगा, तो इनको प्रिजर्व किया जाता है इन नॉर्मली 8 ईयर्स के लिए। फिर इसके अंदर जब आप प्रोविजन में जाओगे तो आप देखोगे कि 8 ईयर्स से ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उनको लगता है तो। ठीक है, बट इन जनरली क्या है, 8 साल। अगर आप इसके अंदर फेलियर करते हो कंप्लायंस के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे देखेंगे किन किन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वही लोग इसके अंदर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उन्हीं लोगों के ऊपर क्या लगेगा, फेलियर का चार्ज। और फेलियर का चार्ज क्या है कि उनको इंप्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 1 साल के लिए, और अलॉन्ग विद दैट फाइन लग सकता है, जो कि मिनिमम होगा 50,000 रुपए और मैक्सिमम जाएगा 5 लाख रुपए तक, एंड बोथ।
ठीक है ना, दोनों चीजें भी हो सकती है। तो ये बहुत प्यारे तरीके से चार्ट बता दिया गया है। अब इंडिविजुअली एक एक पॉइंट जो हमने देखा है उसी के अंदर जाना है और उसके प्रोविजन को समझना है। तो प्रोविजन में आपने क्या देखा, सबसे पहले एक जनरल रिक्वायरमेंट आता है जो कि बताता है क्या कि प्रिपरेशन का काम किसका है, कंपनी का। कंपनी प्रिपेयर करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको प्रिपेयर करेगी। कब प्रिपेयर करेगी, तो ऑब्वियसली एनुअल बेसिस पे इसकी चेकिंग होती है। तो ये जो प्रिपरेशन भी है ऑल्दो चलेगा पूरे साल, लेकिन इसको कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं, एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब एनुअल बेसिस पे बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल बनाया जाता है, पूरे साल इसका काम चलता है, लेकिन ये साल बेसिस पे इसको ब्लॉक को तोड़ा जाता है। जैसे आप कहते हो एक साल की बैलेंस शीट, ऐसा नहीं कहा जाता कि 3 साल की बैलेंस शीट एक साथ है, नहीं, जो इसका ब्लॉक होगा वो क्या होगा, हर एक फाइनेंशियल ईयर का होगा। अच्छा जी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या आनी चाहिए, उसके अंदर आनी चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, इसको आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में समझते हो कि इसका बेसिक मतलब क्या है। इन शॉर्ट यहाँ पर हम ये कह के चलेंगे कि भैया जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार हुई है वो जो व्यू दे रही है वो हमारा ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर का मतलब कि सही भी होना चाहिए और लॉजिकली एज पर स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए, एज पर शेड्यूल 3 भी होना चाहिए, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो ये ट्रू एंड फेयर कहलाता है। फेयर मतलब कि दिख रहा है कि सही से प्रेजेंट किया गया है, उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, और ट्रू का मतलब कि उसके अंदर जो भी फैक्ट्स यूज किए गए हैं उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं थी, मतलब जो भी चीजों की सहायता से उसको बनाया गया है वो सारे के सारे सही हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके साथ कहा जाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे एक्रूअल बेसिस के बेसिस पे और अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि दोनों टर्म्स आपको पता है, आपको पता है कि अगर हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास कैश बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस होता है और एक हाइब्रिड भी होता है। तो कंपनीज एक्ट हमारा कहता है कि भैया तुम्हें जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, कंपनीज को जो करना है वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस, मतलब कैश बेसिस ये लोग फॉलो नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें कि कितने टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर 2 टाइप के होते हैं जो कि आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा भी होगा। नंबर 1 इज सिंगल एंट्री सिस्टम है, नंबर 2 इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारा अगेन कंपनी तक क्या कहता है कि आपको सिंगल एंट्री फॉलो नहीं करना, आपको क्या फॉलो करना है, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, आपको अकाउंट्स के अंदर आप देखते आ रहे हो बचपन से कि हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, उसके अंदर से एक कॉन्सेप्ट या एजम्पशन कहलाता है हमारा एक्रूअल सिस्टम, जो कि ये कहता है कि इनकम या एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो एक्रू हो जाएंगे, ना कि तब जबकि वो रिसीव्ड या पेड हो जाएंगे। मतलब कि अगर इनकम हमारे पास आने वाली है, एक्रू हो गई, बिलिंग हो गई और पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि पैसा मिल जाएगा, तो हम उसको बुक कर लेंगे कि भैया ये हमारी इनकम है, विच इज ऑब्वियसली एक्रूड इनकम। ऐसे ही डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है, हमारी अकाउंटिंग का, जैसे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसका एक मेथड है, जो कि ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा, हर एक ट्रांजैक्शन का क्या होगा, डुअल इंपैक्ट पड़ेगा। एक इंपैक्ट होगा हमारा डेबिट साइड, तो ऑब्वियसली दूसरा इंपैक्ट होगा हमारा क्रेडिट साइड, मतलब 2 अकाउंट में एक साथ इसका इफेक्ट जाता है। और इससे बस ये होता है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो प्रॉपरली क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, उसके अंदर इश्यू नहीं आता मिसमैच का या मिसबैलेंस का। ठीक है जी, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी पैसा जो लिया जा रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है या फिर खर्च किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है। सेल या परचेज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज का किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो होती है वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। या फिर एक साथ और देखेंगे हम कि कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं कुछ। कॉस्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जब हम सेक्शन 148 में जाएंगे, विच इज द लास्ट सेक्शन, वहां पे देखेंगे कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 148, जिसको कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है एज पर सेक्शन 148। तो वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही पार्ट होते हैं उन कंपनीज के लिए। फिर बात करते हैं बुक एंड पेपर या फिर बुक और पेपर के ऊपर, तो इसको डिफाइन किया गया हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर, जो कहता है क्या कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि हमने ऊपर देखा सबसेक्शन 13 वाली बातें, अलॉन्ग विद दैट डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स, जो भी इस टाइप की चीजें चाहे आपने पेपर फॉर्म में बना रखी हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी हो, वो भी इसी का पार्ट होती है एज पर सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 12। नाउ अगला टर्म आता है आपके पास प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने पीछे पढ़ा भी क्या समरी के अंदर कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया जाएगा और रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस जगह पे रखा जाएगा। फिर इसमें देखा आपने क्या कि इसको किसी और प्लेस पे भी रखा जा सकता है, ऑब्वियसली विद इन इंडिया होगा, और वो प्लेस जो होगी वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा बोर्ड। जो डिसाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और अगर आप इसको रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखते हो, तो जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया और उसकी जो लोकेशन है उसको चेंज की, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी रजिस्ट्रार को। मतलब एक आपको नोटिस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ना रख के इस पर्टिकुलर प्लेस पे रखा है, उसकी क्या डिटेल्स है, क्या एड्रेस वगैरह है, उसके रिगार्डिंग में एक नोटिस फाइलिंग की जाएगी। किसको, रजिस्ट्रार को। कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर।
अगला आपके पास टर्म आता है मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं तो उस केस में क्या है, तो दिस इज प्योरली ऑप्शनल। कंपनीज एक्ट ये मैंडेटरी नहीं करता कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। बाकी आपने पीछे के जो चैप्टर्स पढ़े उसके अंदर आपने देखे कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को बताया गया था जिसके लिए कि मैंडेटरी हो जाता है रजिस्टर्स वगैरह को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है कि इसको रखा जाए, ये बस एक ऑप्शनल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर चाहते हो तो रख सकते हो, और अगर रखते हो तो किस तरीके से रखना है, क्या मैनर आपको फॉलो करना है, वो बताया जाता है रूल नंबर 3 के अंदर। रूल नंबर 3 ऑफ व्हाट, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका जो 2014 का जो रूल्स है उसके अंदर रूल 3 है जो कि बताता है कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, क्या उसका मैनर होगा। अब मैनर के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो ये है कि ऑब्वियसली जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखोगे वो एक्सेसिबल होना चाहिए इन इंडिया। मतलब कि अगर उसको हमें कभी भी यूज करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेना है, देखना है, कुछ भी उसके अंदर कोई हरकतें करनी है तो वो हम एक्सेस कर सके विद इन इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है कि जिस मैनर में, मतलब जिस तरीके से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में आया, आपको उसको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से रिटेन करके रखना है। उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, कोई भी अल्टरेशन नहीं करनी है। मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जिस तरीके से रिसीव हुआ था उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। लाइक इन शॉर्ट कह सकते हो कोई एडिटिंग टाइप की चीजें नहीं करनी है आपको। वो जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से आपको वो रिसीव हुआ है वैसे ही रखना है। या फिर अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट किया है तो वो भी उसका ओरिजिनल फॉर्मेट में ही होगा, उसके फॉर्मेटिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं ब्रांच ऑफिस की कि भैया ब्रांच ऑफिस भी आपको अभी हम आगे देखेंगे कि ब्रांच ऑफिस का भी काम होता है कि वो समराइज्ड वे में अपने ब्रांच की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके दस्तावेजों को, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो भेजता है रजिस्टर्ड ऑफिस को। तो अगर ये सिनेरियो है कि अगर ब्रांच ने भेजा हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस को अपने इंफॉर्मेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसको भी जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उसको एक्चुअल मैनर में रखेगा जिस मैनर में उसको रिसीव हुआ है। मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल कंटेंट है, उसके अंदर किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन रखे गए इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो कैपेबल होने चाहिए, किस लिए कि अगर कभी भी उसको देखना है तो वो लेजिबल फॉर्म में देखा जा सके। ऐसा नहीं कि धुंधला हो गया या किसी तरीके की कोई चीजें उसके अंदर कट पिट गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो लेजिबल फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सके, इस तरीके से ही आपको उसको रिस्टोर करना है। फिर एक आता है बैकअप को लेके पॉइंट कि भैया जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कुछ भी है, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे सपोज करो आपका कोई ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, तो उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग का आपको बैकअप लेना है कुछ कुछ पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, और वो जो बैकअप का आपका सर्वर होगा जहां पे आप बैकअप को रिस्टोर करोगे, मतलब रखोगे, वो आपका कहां होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका इंडिया में। मतलब कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे गए हैं उसका आपको पीरियोडिक बेसिस पे बैकअप लेना है और उस बैकअप को आपको रखना है, उसके सर्वर को मेंटेन करना है कहां पे, इंडिया के अंदर। ओके, फिर बात आती है कि भैया हम ना जो एनुअल फाइलिंग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उस एनुअल फाइलिंग के अंदर आपको रजिस्ट्रार को हर एक साल कुछ इंफॉर्मेशन और बतानी होती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स अकाउंट मेंटेन किया उसके रिगार्ड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जब भी आप एनुअल फाइलिंग करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वहां पे देनी होती है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, तो आपको देना होता है कि कौन सा आपका सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि जिसके थ्रू आप ये इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हो, वो कहना तो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना। तो उस सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है, उस सर्विस प्रोवाइडर का आईपी एड्रेस क्या है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, वो क्या है, वो भी आपको उसके अंदर देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन क्या है, अगर एप्लीकेबल है तो आपको लोकेशन भी देनी होगी, अगर वो एक तरीके से होता है कि क्लाउड बेसिस पे काम नहीं हो रहा है। और अगर बात करते हैं कि अगर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी पेपर्स वगैरह हैं, वो अगर मेंटेन किए गए हैं क्लाउड के ऊपर, तो उस केस में आपको एड्रेस देना होगा जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है उसको एक्सेस करने के लिए। जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको आप एक्सेस कर पाते होंगे क्लाउड पे से, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, वो एड्रेस भी आपको देना होगा रजिस्ट्रार को कि ये वो एड्रेस है जहां से हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल 4 बातें जो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग के वक्त देनी होती है, विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मोड। नाउ अगली बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस की। तो आपको पता है कि ब्रांच ऑफिस वगैरह भी जो होती है वो ट्रांजेक्शन वगैरह करती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखती है अपने ब्रांच के अंदर ही। लेकिन ब्रांच में रखने के साथ साथ उनको एक समराइज रिटर्न, मतलब एक तरीके से जो भी उसके दस्तावेज हैं उसको समराइज करते हुए हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजना होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस उसको उसी तरीके से मेंटेन करके रखेगा जिस तरीके से वो अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को रखता है। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने देखा है कि जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होते हैं, तो ऐसी ब्रांच ऑफिस के भी अगर कोई रिकॉर्ड्स वगैरह हैं तो वो भी ओपन फॉर इंस्पेक्शन होंगे। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर, और कब कर सकता है, ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स। नाउ
इसी के साथ साथ इंस्पेक्शन वाला पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है। तो इंस्पेक्शन वाले पॉइंट में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो अलाउड है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस का हो, चाहे वो ब्रांच ऑफिस का हो। कब कर पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में कर पाएगा। यहाँ पे जो डायरेक्टर की बात की है, यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड हैं, चाहे वो नॉमिनी डायरेक्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, किसी भी प्रकार का डायरेक्टर है वो इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पे अलाउड है। फिर बात आती है यहाँ पे क्या, जो इसका प्रोविजो है बेसिकली सबसेक्शन 3 का, वो कहता है कि दैट अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी ओनली ऑन ऑथराइजेशन बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि जो ये डायरेक्टर्स है इनको कहा गया कि भैया अगर आपको सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करेगा। कौन पास करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेगा, जिसके अंदर ऑथराइजेशन दी जाएगी कि हाँ जी ये लोग जो है वो सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी रख सकते हैं। अपनी कंपनी के तो आप एक्सेस कर ही सकते हो, इंस्पेक्शन कर ही सकते हो, लेकिन अगर सब्सिडरी का करना है तो उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन चाहिए, एक ऑथराइजेशन चाहिए, जो कि पास होगा कहां पे? बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है। फिर बात आती है कि डायरेक्टर्स जो है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए वो उनको खुद को मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर किसी होल्डर को, किसी अटॉर्नी को, किसी एजेंट के थ्रू लिया जा सकता है, नहीं। लेकिन ये इंडिविजुअली वाला जो प्रोविजन है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है तब जब जो आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मेंटेन हो रखी है आउटसाइड दी कंट्री। अगर मेंटेन है आउटसाइड दी कंट्री तो उस केस में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टर को खुद से लेनी पड़ेगी, आपके बिहाफ में कोई और एक्सेस उसको नहीं कर सकता। पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन का पॉइंट आपने पीछे देख लिया था कि भैया 8 साल की बात कही गई है कि 8 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना है। फिर उसके बाद बात आती है कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की अगर ऑर्डर हो रखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलग से एक हुक्म दे सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है कि भैया आपको कुछ भी लॉन्गर पीरियड देन 8 इयर्स भी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी के लिए स्पेशल ऑर्डर निकाल सकता है कि भैया ये कंपनी जो है वो 8 साल से ज्यादा भी रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगी। वो ज्यादा कितना होगा वो डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आपका कितना भी हो सकता है, मतलब 10 साल हो सकता है, 12-15 साल, वॉटेवर ना। फिर बात आती है पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कौन कौन से लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे पेनल्टी भी उन्हीं के ऊपर लगेगी। तो इसमें कहा गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, होल टाइम डायरेक्टर जिसके पास फाइनेंस का चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल है, और कोई ऐसा पर्सन जिसको कि स्पेशली बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया, चार्ज दे दिया कि भैया तुम्हें जो 128 की रिक्वायरमेंट है, जो भी कंप्लायंसेस है उसको फुलफिल करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो पर्सन भी हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके अंदर। अब अगर जो भी ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे इन्होंने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई और कंप्लायंस नहीं किया सेक्शन नंबर 128 का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनके ऊपर लगेगी पेनल्टी प्रोविजन, जो कि क्या है कि इनको सजा हो सकती है, मतलब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मैक्सिमम 1 साल का, एंड अलॉन्ग विद दैट सॉरी और है वैसे तो फिर बोथ का ऑप्शन भी है, और में क्या है कि इनको जो फाइन लगेगा वो लगेगा मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज एंड बोथ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इनके पेनल्टी प्रोविजन। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल आता है, ध्यान रखना हर एक सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इसी वजह से मॉड्यूल के एंड में क्वेश्चंस थोड़े से कम है। क्या है एग्जांपल देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड वांट्स टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कह रहे जी कैश बेसिस में मेंटेन करना चाहते हैं, बावले हो गए। इज दिस अ वैलिड एक्ट ऑफ द XYZ लिमिटेड? कतई नहीं है भैया, कहीं भी एक्ट के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं दी गई है, सीधा सीधा कहा गया है कि एक्रोल फॉलो करना है तो करना है, डबल एंट्री फॉलो करनी है तो करनी है, कोई छूट, कोई भी किसी प्रकार की कोई एक्सेप्शन वगैरह मेंशन नहीं है हमारे एक्ट के अंदर, तो इसलिए जो काम कर रहे हैं ये वैलिड नहीं हो जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 128। एक बिल्कुल ही मतलब फ्रेश टाइप की चीजें हैं, आप इसको अगर फ्लो में पढ़ते हुए समझ लोगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर।